नमस्कार दोस्तों। हम केमिस्ट्री में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। अभी तक मैं आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता चुका था। आज हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गैल-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ये लॉ रिचर नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। देखते हैं क्या है ये लॉ। उन्होंने कहा था, इफ टू एलिमेंट्स combine separately with the fixed mass of third element, then two compounds are formed in these two compounds they bear the same ratio in which they combine together. They combine together. For example, hydrogen and oxygen separately combine with fixed mass of carbon and form CH4 and CO2 respectively. In CH4 and CO2, hydrogen and oxygen bear the same ratio
2:16, in which they mutually combine to form H2, 2:16। चलिए समझते हैं इस चीज को, एक मिनट। हाँ, क्या बोलता है ये नियम, ध्यान से देखिएगा। If two elements combine separately with the fixed mass of third element, then two compounds are formed. In these two compounds, they bear the same ratio in which they combine together. देखिएगा एग्जाम्पल समझ करके, इस एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। हाइड्रोजन, एक मिनट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स हैं जो कार्बन के फिक्स मास के साथ में रिएक्ट करेंगे। कार्बन के फिक्स मास के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं। अब देखिए, अगर हाइड्रोजन एक कार्बन से रिएक्ट करेगा तो ये CH4 बनाएगा, वहीं कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CO2 बनाएगा, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O बनाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 बराबर 4 होगा। भाई यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी कार्बन 1 है 12 और ऑक्सीजन का 1 होता है 16, एक ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे CO2 में, तो ये हो जाएगा 32। अब ध्यान दीजिए आप, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2:16 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन कार्बन के, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों में कार्बन 1-1 है और कंपाउंड बन रहे CH4 और CO2। अगर CH4 में हाइड्रोजन देखें तो 4 है, हाइड्रोजन का मास कितना है 4 एटॉमिक मास यूनिट, जबकि CO2 में ऑक्सीजन का कितना है 32। तो 4/32 को हम लोग लिख सकते हैं 2/16 और इसी रेशियो में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म। इन दीज 2 डिफरेंट कंपाउंड, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन and form 2 different compounds, CH4 and CO2. In CH4 and CO2, hydrogen and oxygen, the ratio of hydrogen and oxygen is 4:32, which is equal to 2:16. Hydrogen and oxygen also mutually combine to form H2O, in which they have a simple ratio of 2:16. तो हम यहाँ एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर 2 एलिमेंट, जैसा कि मैंने बोला, इफ 2 एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, यहाँ पर 2 एलिमेंट कौन कौन से हो गए? पहला हो गया हमारा हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट कौन सा हो गया हमारा? ऑक्सीजन। ये सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन से, कार्बन का मास जो है हमने फिक्स कर दिया। तो इससे 2 कंपाउंड बन रहे हैं, एक बन रहा है CH4 और दूसरा बन रहा है CO2। तो आप इस कार्बन को छोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखिए, इसमें 4 और इसमें ऑक्सीजन 2 हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 4 × 1 बराबर 4 × 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, 16 दूनी 32, तो 4:32 हो रहा है। तो ये 4:32 को 2:16 कह सकते हैं। तो यहां पर CH4 और CO2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वही रेशियो है जिसमें ये म्यूचुअली कंबाइन होकर के कंपाउंड बना रहे हैं। तो सीधी सी बात है,
If two elements combine separately with the fixed mass of third element, then two different compounds are formed. In these two different compounds, they bear the same ratio in which they combine together. ठीक, हाइड्रोजन and oxygen separately combined with the fixed mass of carbon and form CH4 and CO2. In CH4 and CO2, hydrogen and oxygen bears the ratio 2:16. And they also mutually combine to form H2O, in which they bear 2:16. ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टीचर द्वारा ये दिया गया, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ में संयोग करके दो भिन्न यौगिक बनाते हैं, तो ये जो दो अलग अलग यौगिक बने हैं, जैसे कि यहां पर हमने CH4 और CO2 देखा, इन यौगिकों में उन एलिमेंट्स का वही रेशियो होगा, इनके मास में परिवर्तन हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं, वही रेशियो होगा जिसमें वो आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन के फिक्स मास से रिएक्ट करके CH4 और CO2 बना रहे हैं। तो CH4 में हाइड्रोजन 4 है और CO2 में ऑक्सीजन 2 है। तो 4 है तो 4 एकम 4 और ऑक्सीजन 32 हो गए, तो 4:32 हुआ। 32 उसको अगर हम काटेंगे तो 2:16 आएगा, जो कि इसमें वो आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। थोड़ा सा और इसको और हम लोग अच्छे से समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये टेढ़ा पड़ता है बच्चों को समझने में। तो थोड़ा मैं एक दूसरा एग्जाम, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके दूसरे एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं। इस बार मैं फिक्स कर रहा हूं हाइड्रोजन को। मैंने हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया, कार्बन और ऑक्सीजन लिया। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन रिएक्ट करेंगे तो CH4 बनाएंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो H2O बनाएंगे, जबकि आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CO2। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आप हाइड्रोजन को फिक्स करना, मतलब यहां 4 हाइड्रोजन है तो यहां भी 4 होने चाहिए, इसलिए 2 लगा दिया मैंने। अब आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 4 एकम 4 हो गया। यहां भी देखो 2 दूना 4 और 16 दूनी 32। यहां देखें हम लोग 12:32। अब अगर मैं इस 12 को एक मिनट पूरा ले लेते हैं, फिर से ले लेते हैं एक बार, इसको समझ में आएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करें हम लोग। इस बार हम लोग ऑक्सीजन को, सॉरी हाइड्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अब देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने हाइड्रोजन का फिक्स मास लिया और इसकी रिएक्शन मैंने कार्बन से और ऑक्सीजन से करवाई। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो ये CH4 बना, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो ये H2O बना। लेकिन यहाँ H2O कितने लेने पड़ेंगे, 2, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 4 लिए तो यहाँ भी 4 लेने पड़ेंगे। अब ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये आपस में रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 12:4। यहां ध्यान दें, हाइड्रोजन 4 है और रेशियो 16 दूनी 32 होगा। अगर मैं इस 4 से इस 4 को काट दूं तो क्या बचता है, 12:32। और यहां भी तो 12:32 में रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं। तो जब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ में अलग अलग संयोग करके कंपाउंड बनाते हैं, तो दो डिफरेंट कंपाउंड जो बनते हैं, उन डिफरेंट कंपाउंड में उन एलिमेंट्स का वही रेशियो होता है जिनमें वो आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं। यही चीज मैंने यहां दिखाने का प्रयास किया। बताया मैंने कि कार्बन और ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ में, और बन रहा है CH4 और H2O। तो यहां 4 हाइड्रोजन लिए तो यहां भी 4 लेने पड़ गए, इसलिए मुझे यहां पर 2 लगाना पड़ा। तो हमने क्या देखा, ये 12:4 हो रहा है, और ये 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 16 दूनी 32 हो जाएंगे। तो 4 से 4 काट दिया तो 12:32 आ रहा है, जो जिसमें ये आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं। आई होप आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। ठीक, ये देखिए, हाँ, if two elements combine separately with the fixed mass of third element, then two compounds are formed.
इन दीज टू कंपाउंड दे बियर द सेम रेशियो इन विच दे कंबाइंड टुगेदर। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगले नियम पे आते हैं। अगला नियम है गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक, चलिए बात करते हैं। ये लॉ ये बोलता है कि जब गैसें आपस में रिएक्ट करती है तो उनके वॉल्यूम्स के बीच में एक सिंपल रेशियो होता है, और अगर उनके रिएक्ट करने से बना हुआ प्रोडक्ट भी गैस है तो उसका वॉल्यूम भी रिएक्टिंग गैसेस के सिंपल रेशियो में ही होगा। देखिए कैसे। गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर in their simple ratio of volumes. If product is also a gas, it also bear a simple ratio with reacting gases. If provided all volumes, if provided all volumes are measured under similar condition of एक मिनट temperature and pressure। देखिए समझिए इस चीज को। साफ साफ इसमें कहा गया है कि जब गैसें आपस में रिएक्ट करती है तो उनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल, जिससे मान लीजिए कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और बना रहा है अमोनिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम अमोनिया बनाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मैं 100 ml नाइट्रोजन ले रहा हूं और 300 ml हाइड्रोजन ले रहा हूं, तो 200 ml क्या बनेंगे? अमोनिया बनेगी। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए जरा। इस बार मैं ये करता हूं कि मैंने यहां पर 50 ml नाइट्रोजन ली और ये 300 ml ही रहने दिया और रिएक्शन करवाई। तो जैसा मैंने बताया कि नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा, तो नाइट्रोजन का 50 ml हाइड्रोजन के 150 ml से ही रिएक्ट कर पाएगा। तो यहां और बनाएगा कितना? 2 वॉल्यूम बनाएगा, मतलब एक वॉल्यूम रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम बनाएगा। तो यहां पर 50 ml है तो 100 ml अमोनिया बनेगी। अब मैंने जैसा बताया कि नाइट्रोजन का 50 ml 150 ml हाइड्रोजन से रिएक्ट कर पाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? अगर मैं 300 में से 150 ml अगर निकाल दूं तो बचेगा 150 ml। मतलब ये जो हाइड्रोजन होगा वो 150 ml रह जाएगा। इसका मतलब यहां जो लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है वो नाइट्रोजन कर रहा है, क्योंकि वो कम है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा
कि भले आप किसी भी के भी रेशियो मतलब किसी का भी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर दो, लेकिन वो रिएक्शन जो होगी वो एक सिंपल रेशियो में होगी। जैसे यहाँ पर मैंने 100 ml लिया तो 300 मतलब 100 ml 300 ml से रिएक्ट करके 200 ml अमोनिया बना रहा है। 100 ml नाइट्रोजन 300 ml हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 200 ml अमोनिया बना रहा है। लेकिन अगर मैं 50 ml नाइट्रोजन लेता हूँ और 300 ml हाइड्रोजन लेता हूँ तो रिएक्शन तो वो उसी रेशियो में करेगा। 50 किससे करेगा? 3 गुना से उसके। तो 50 का 3 गुना 150, तो 150 से रिएक्ट करा उसने हाइड्रोजन के, और बाकी 150 ml हाइड्रोजन जो थी वो रह गई अनरिएक्टेड। देख रहे हैं आप? और हमने ये भी देखा कि नाइट्रोजन से सीधे डबल अमोनिया बनेगी। नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम रहेगा तो अमोनिया 2 वॉल्यूम बनाएगी। यहां पर 50 ml है तो ये कितने ml बन गया? 100 ml। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। मान लीजिए कि मैं यहां पर रखता है इसको 100 ml और इसको कर देता 150 ml। अब देखिए कितनी अमोनिया बनती। तो हम जानते हैं कि 150 ml हाइड्रोजन का 1/3 पार्ट होना चाहिए नाइट्रोजन। इसका मतलब इसका 50 ml ही यूज होगा, इसका 50 ml ही यूज हो पाएगा, और यहां 100 ml क्या बन जाएगी? आपकी अमोनिया बन जाएगी। अब 50 ml आपका क्या बच गया? नाइट्रोजन। तो यहां 50 ml क्या बच जाएगा आपका? N2। तो आप ये समझ गए कि जब गैसें आपस में रिएक्ट करती है तो उनके वॉल्यूम्स में हमेशा एक सिंपल रेशियो होता है, और अगर उनके रिएक्शन करने से बना हुआ प्रोडक्ट भी गैस है तो उसका वॉल्यूम भी रिएक्टिंग गैसेस के सिंपल रेशियो में ही रहेगा, अगर सारे वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर की समान परिस्थितियों में नापे गए हों तो। When gases react with each other, they bear a simple ratio of their volumes. If product is also a gas, it also bear a simple ratio with the reacting gases. If all the provided volumes are measured under the similar condition of temperature and pressure. Let's see. फिर समझे हम लोग? 100 ml है 300 ml। आप देख रहे हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो यहां हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रिएक्ट कर रही है 1:3 में कर रही है। तो यहां मैंने 100 ml लिया तो 300 ml से रिएक्ट करेगी, और 200 ml क्या बना लेगी? अमोनिया बना लेगी। जब मैंने 50 लिया था तो 50 का 3 गुना 150 ml से रिएक्ट किया था, और 150 ml जो हाइड्रोजन था वो यहीं रह गया था। ठीक, और ये जो हमने जितनी नाइट्रोजन ली थी उससे डबल हमने देखा कि अमोनिया बनी थी। तो आई होप कि आपको पूरी तरीके से गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम आ गया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।